हेलो दोस्तों, आज से हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, यानी इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला टाइप जो है क्रम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है जिसका पेमेंट हम दूसरों को करते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है जिसका पेमेंट हम दूसरों को नहीं करते हैं। ठीक है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है ये एक एस्टीमेटेड वैल्यू होता है। ठीक है, देखो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं। तो जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं, हम कुछ फैक्टर्स बाय करते हैं या कोई फैक्टर उसकी सर्विस हम यूज करते हैं, उसके बदले हम एक पेमेंट करते हैं दूसरों को, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी जब हम पेमेंट करेंगे दूसरों को, क्यों करते हैं पेमेंट दूसरों को? क्योंकि हम उनके फैक्टर्स की सर्विस को यूज करते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है जब हम दूसरों को पेमेंट नहीं करते हैं, ये एक एस्टीमेटेड वैल्यू होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंपनी है और जो कंपनी फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कंपनी है, मैं बिल्डिंग जो है मेरी बिल्डिंग अपनी है जिसमें कंपनी है, तो मैं उसका कॉस्ट एक तरीके से है लेकिन मैं उसको पे नहीं करता हूं, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी इट इज द एस्टीमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द ओनर। जो ओनर के सेल्फ इनपुट्स होते हैं, अपने इनपुट्स होते हैं, उनका एक तरीका कॉस्ट जो होता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम पेमेंट नहीं करते। ठीक है, ये हमें अपने ही होते हैं। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हुआ है? इट इज द पेमेंट टू बाय और हायरिंग ऑफ इनपुट्स। क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट? इट इज द पेमेंट, ये एक तरह का पेमेंट है। इट इज अ पेमेंट फॉर हायरिंग इनपुट्स। यानी जब हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई फैक्टर हम बाय करते हैं या किसी फैक्टर की सर्विस को हम रेंडर ओवर करते हैं, तो एक तरीके का पेमेंट हम उनको करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम दूसरों को पेमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनका ओनर खुद वही होता है जिसकी कंपनी होती है, तो उसका पेमेंट हम दूसरों को नहीं करते हैं, लेकिन कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी इट इज द एस्टीमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स। क्या है ये? इट इज द esteemed value of self inputs of owner। ठीक है, सिंपल। जो ओनर कंपनी का होता है उसके जो अपने ही इनपुट्स को काम पे लगाता है, उनका जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको बोलते हैं इट इज द पेमेंट फॉर हायरिंग इनपुट्स। यानी जो ये वो पेमेंट होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक तरह का पेमेंट होता है जो हम पे करते हैं दूसरों को, क्योंकि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बाय करते हैं। इट इज द पेमेंट फॉर हायरिंग ऑफ इनपुट्स। ठीक है, आया समझ में? यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, मैं प्रोडक्शन करता हूं, मैंने कुछ फैक्टर्स बाय कर लिए और मेरे पास फॉर एग्जांपल जो बिल्डिंग है मेरे पास वो मेरी अपनी है, तो मैं पेमेंट उसका दूसरों को नहीं करूंगा क्योंकि बिल्डिंग मेरी अपनी है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने लेबर लगाया उस पर, मैं उसको एक पेमेंट पे करता हूं, या जो जमीन है वहां पर जहां पर मेरी कंपनी है, मैं उस जमीन को रेंट पे करता हूं दूसरों को, तो ये क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है इसमें मुनी पेमेंट होता है। किसमें? मुनी पेमेंट। यानी जहां जो मुनी पेमेंट होता है, मुनी पेमेंट, यहां पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में है मुनी पेमेंट पे करते हैं। यस, यानी वी पे मुनी पेमेंट टू द अदर्स। यहां पे क्या होता है मुनी पेमेंट? यहां पे मुनी पेमेंट टू द अदर्स हम पे नहीं करते हैं। सो मुनी पेमेंट नो, यानी मुनी पेमेंट हम यहां पे दूसरों को नहीं करते हैं। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एक्चुअल वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू, यानी हम एक्चुअल वैल्यू, यस, यहां पे एक्चुअल वैल्यू इम्प्लिसिट कॉस्ट में एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि हमारे अपने ही इनपुट्स है, हमारी अपनी बिल्डिंग है, हम पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका वैल्यू भी हम नहीं निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं घर में ही काम करता हूं, मतलब मेरी जमीन है, फॉर एग्जांपल जमीन अपनी है, तो मैं उसका पेमेंट नहीं करता हूं, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। मैं उस पर खुद काम करता हूं तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अगर मैं दूसरे के जमीन पे काम करूंगा, वो मुझे एक तरह का एक पेमेंट देंगे, उसको बोलेंगे उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल रेंट है एग्जाम्पल, या जो हमें पे करते हैं दूसरों को, यहां पे फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ बिल्डिंग, ओन बिल्डिंग, मेरी अपनी बिल्डिंग है, जो मेरी कंपनी है,
मतलब जो जहां पर मेरी कंपनी एस्टैब्लिश है उस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग मुझे अपनी है और कंपनी भी मेरी है, तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हम पेमेंट दूसरों को करते हैं, इसका एक्चुअल वैल्यू होता है, इसका मनी पेमेंट हम करते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट में ये एक एस्टीमेट वैल्यू है जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं, प्रोडक्शन में हम अपने ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, उनका पेमेंट हम नहीं करते हैं, उनका एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ओन बिल्डिंग, हमारी अपनी बिल्डिंग है, हम उसका रेंट पे नहीं करते हैं, लेकिन कॉस्ट तो है एक तरह का, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी एक तरीके का कॉस्ट तो बियर हम करते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको मतलब कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, पेमेंट दूसरों को करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पेमेंट दूसरों को नहीं करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, एस्टीमेट वैल्यू होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, मनी पेमेंट इसमें नहीं होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट। अब है और एक टाइप कॉस्ट का। अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक तरीके का कॉस्ट जो बनता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों अगर हम जोड़ लेंगे तो जो कॉस्ट वहां पे बनता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या बोलता है? इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट यानी इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, ये हम अब समझेंगे। नोट डाउन दीज पॉइंट्स। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, जो कॉस्ट वहां पे बनता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। मैं आपको समझाऊंगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, और दोनों को मिला के इकोनॉमिक कॉस्ट हम बोलते हैं। देखो मेरे पास एक फर्म है, बात को समझ लेना। मेरी जो इनकम, टोटल इनकम फर्म से हो रही है, फॉर एग्जांपल फर्म से मुझे 50,000 की इनकम हो रही है। कितनी? 50,000 की इनकम मुझे फर्म से हो रही है। ठीक है, मेरे पास एक फर्म है, मैं कोई प्रोडक्ट तैयार करता हूं और टोटल इनकम जो मुझे मिलती है उस प्रोडक्ट को बेच के वो 50,000 होती है। और एक्सपेंडिचर मतलब जो मुझे खर्चा हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा खर्चा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 45,000 हो रहा है। ठीक है, 45,000। ये जो 45,000 है ये क्या है? ये 45,000 एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी जो एक्सपेंडिचर मुझे फर्म में हो रहा है वो टोटल है 45,000, और इस 45,000 को मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलता हूं क्योंकि मैं ये पेमेंट दूसरों को करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं रेंट पे करता हूं, मैं लेबर्स को अपना पेमेंट पे करता हूं, मैं कैपिटल का फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पे करता हूं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, वो टोटल मिला के मुझे बनते हैं 45,000। और एक्सप्लिसिट इसको बोलेंगे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसका मतलब है मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, वो 5,000 है। ठीक है, यानी 5,000 मुझे फिर प्रॉफिट हो रहा है। जब मेरी इनकम 50,000 थी, एक्सपेंडिचर 45,000 था, प्रॉफिट है मुझे 5,000। ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट में कमा रहा हूं। जब मैं पे करता हूं 45,000 दूसरों को, उस पे को करने को एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। देखो अकाउंटिंग के हिसाब से मैंने कितना कमाया? 45,000, लेकिन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं 5,000 प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो अकाउंटिंग के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5,000, लेकिन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लॉस हो रहा है। देखो अगर मेरी फर्म में है, मैं खुद काम करता हूं, तो ऑन एन एवरेज कम से कम मैं 25,000 मेरी भी मतलब प्रॉफिट होना चाहिए खुद, क्योंकि मैं खुद काम करता हूं। 45,000 मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिलना चाहिए वहां से, क्योंकि मैं खुद काम करता हूं। तो मेरी सैलरी अगर हम इसको जोड़ लेंगे, अब ये 5,000 25,000 क्या हो गया? ये हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि मैं उस कंपनी में खुद काम करता हूं। तो मेरा पेमेंट अगर होगा फॉर एग्जांपल मैं करूंगा 25,000। सो अब क्या प्रॉफिट बन जाएगा? देखो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? अब 45,000 पहले मैं पे करता था दूसरों को, अगर मैं अपना पेमेंट भी इसमें जोड़ लूंगा, 25,000 भी जोड़ लूंगा, क्योंकि मैं उस कंपनी में खुद काम करता हूं। अगर मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट एक तरीके का बियर करता हूं, मैं दूसरों को पे तो नहीं करता हूं, लेकिन एक तरीके का कॉस्ट ही है ना, क्योंकि मैं उस कंपनी में खुद काम करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कम से कम जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 25,000। तो जब मैं 45,000 10 10
567, ठीक है। 70,000 मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्योंकि 45,000 मैं दूसरों को पे करता हूं, 25,000 इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इन दोनों कॉस्ट को मिला के मुझे इकोनॉमिक कॉस्ट निकलता है। सो टोटल एक्सपेंडिचर मुझे 70,000 का हो गया, 70,000 का हो गया, और इनकम मेरी कितनी है, वो है 5,000। 50,000 मेरी इनकम है, 70,000 मेरा कॉस्ट हो रहा है। सो इसका मतलब है मेरी कंपनी लॉस में है। मैं 20,000 में यहां पे क्या मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 50,000 क्या है, 50,000 में मेरी इनकम है, एक्सपेंडिचर मेरा 70,000 है। इसका मतलब है मैं 20,000 में कंपनी का लॉस हो रहा है 20,000। सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए मैंने एक एग्जांपल ली, मैंने आपको एग्जांपल के जरिए समझाया कि आपको, आप बोल रहे मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ accounting, but from the point of economics you lost, your company loss is 20,000 if we, because in economics both the explicit cost plus implicit cost includes and it becomes economic cost. So this is about the economic cost, explicit cost plus implicit cost is equal to economic cost. इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि अकाउंटिंग के हिसाब से अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में हम इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए जब हम इसको इंक्लूड करते हैं, इस एग्जांपल में हमें 20,000 का लॉस दिखा रहा है। सो दिस इज अबाउट द एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इसके बाद और एक टाइप है, मैंने आपको बोला कि बहुत सारे टाइप है कॉस्ट के, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट कंप्लीट इस तरह से हुआ, और दोनों को मिला के इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं। मुन्नी कॉस्ट और एक टाइप, मुन्नी कॉस्ट। मुन्नी कॉस्ट क्या होता है? मुन्नी कॉस्ट का मतलब है पेमेंट विच वी पे टू अदर्स, ये एक तरह का एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही है। मुन्नी पेमेंट विच वी पे टू अदर्स, मुन्नी पेमेंट विच वी पे टू अदर्स, विच वी पे टू अदर्स, वो पेमेंट जो हम दूसरों को करते हैं इसको मुनी कॉस्ट, और इससे पहले हमें क्या उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी एक्सप्लिसिट में हम पेमेंट करते हैं दूसरों को, और मुनी कॉस्ट भी वही है, जब हम पेमेंट करेंगे दूसरों को उसको बोलेंगे हम मुनी कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद है और एक टाइप, उसको बोलते हैं रियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट, रियल कॉस्ट समझ लेना, रियल कॉस्ट का मतलब, रियल कॉस्ट का मतलब है एक तो इसमें इंक्लूड होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट ना, यानी वो पेमेंट जो हम दूसरों को पे करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो हमें बियर करना पड़ता है जब हम अपने ही इनपुट्स यूज करते हैं, यानी कंपनी का मालिक अपने ही इनपुट्स यूज करता है, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी हम पेमेंट दूसरों को नहीं करते हैं। इसके बाद और एक कॉस्ट इसमें आ रहा है साइकोलॉजिकल कॉस्ट, साइकोलॉजिकल कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस साइकोलॉजिकल कॉस्ट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, आपकी जो कंपनी है, अब आपको लेबर चाहिए, उस लेबर को ढूंढने के लिए आपको जो डिसयूटिलिटी पैदा होती है, डिस्कम्फर्ट पैदा होता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल कॉस्ट। या फॉर एग्जांपल, आप बैंक पे गए, आप गाड़ी में गए, वहां पे आप लाइन में जब बैठे पैसे निकालने के लिए, एक तरह का कॉस्ट वो भी है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल कॉस्ट, क्योंकि आप धूप में बैठे, एक डिसयूटिलिटी पैदा हुई, डिस्कम्फर्ट आपको पैदा हुआ, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल कॉस्ट। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस साइकोलॉजिकल कॉस्ट बिकम्स रियल कॉस्ट। यानी साइकोलॉजिकल कॉस्ट है वो कॉस्ट जो हमें साइकोलॉजिकली बियर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज को हमें, फॉर एग्जाम्पल अपना मतलब पसीना आ रहा है, आप कहीं जगह गए, आपको किसी लेबर को ढूंढना है, जब आप वहां जाते हैं आपको गर्मी लगती है, डिस्कम्फर्ट पैदा होती है, उसको ढूंढने में बहुत मशक्कत होती है कि लेबर मुझे चाहिए या उसके पास ये स्किल होना चाहिए, उसको ढूंढने के लिए जो आपको जो कॉस्ट आता है उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल कॉस्ट। ने आपको एक डिसयूटिलिटी पैदा होती है, पेन पैदा होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, रियल कॉस्ट। यानी इन तीनों को मिला के एक तरह का कॉस्ट बनता है, उसको बोलते हैं रियल कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस साइकोलॉजिकल कॉस्ट गोज टू रियल कॉस्ट। सो इसके बाद और एक टाइप है कॉस्ट का, जिसको हम बोलेंगे प्राइवेट कॉस्ट। क्या बोलेंगे? प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? प्राइवेट कॉस्ट वो पेमेंट होता है जो एक कंपनी या एक इंडिविजुअल स्पेंड करता है टू
टू बाई द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर बाय करिए या वेरिएबल फैक्टर बाय करिए, जो उसको उस पेमेंट उसको करता है उसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट, है ना। प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट और पेमेंट विच वी स्पेंड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या पेमेंट विच वी स्पेंड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वो पेमेंट होता है, पेमेंट विच वी स्पेंड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो पेमेंट हम खर्च करते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट कॉस्ट, यानी हम पेमेंट पे करते हैं जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय करते हैं, और उस पेमेंट को हम बोलेंगे प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। चाहे फिक्स्ड फैक्टर बाय करे या वेरिएबल फैक्टर बाय करे, उसको बोलेंगे हम प्राइवेट कॉस्ट, यानी पेमेंट विच इज स्पेंड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो हम पैसा खर्च करते हैं उसको बोलेंगे हम प्राइवेट कॉस्ट। इसके बाद जो और एक कॉस्ट का टाइप है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। एक्सटर्नल कॉस्ट देखो क्या है, मेरे पास एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं केमिकल्स प्रोड्यूस करता हूं, मैं केमिकल्स बनाता हूं उस कंपनी में, मैं एक तरह का जो कॉस्ट मुझे हो रहा है, मतलब मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाता हूं तो प्राइवेट कॉस्ट है, लेकिन जब मैं प्रोडक्शन करता हूं, जब उसमें से एक पोल्यूशन निकलता है, मैं एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता हूं, या मैं फॉर एग्जांपल वाटर को पोल्यूट करता हूं, वो भी एक तरह का कॉस्ट जो है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, यानी कॉस्ट विच ऑकर ड्यू टू द प्रोडक्शन इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कॉस्ट, कॉस्ट विच ऑकर, cost which occur due to the production in the environment, मैं environment को आलूदा करता हूं तो एक तरह का कॉस्ट ही है, नहीं मैं कॉस्ट खराब करता हूं environment को तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, कॉस्ट विच ऑकर ड्यू टू द प्रोडक्शन इन द एनवायरनमेंट, यार मैं एनवायरनमेंट को डैमेज करता हूं ड्यू टू द प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन करता हूं और एनवायरनमेंट डैमेज होता है, उस कॉस्ट को एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं। और इन दोनों को प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट को सोशल कॉस्ट बोलते हैं। प्राइवेट कॉस्ट प्लस सोशल कॉस्ट इज, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज कॉल्ड सोशल कॉस्ट, यानी इन दोनों को मिला के जो मुझे कॉस्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सोशल कॉस्ट। किसको, प्राइवेट कॉस्ट को और एक्सटर्नल कॉस्ट को दोनों को मिला के मुझे एक तरह का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक फर्म स्पेंड करती है टू बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक फर्म बियर करती है जब वो प्रोडक्शन करती है, वो एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, वो वाटर रिसोर्सेज को डैमेज करती है अपनी प्रोडक्शन से, और जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, दिस वाज अनदर टाइप ऑफ कॉस्ट। इसके बाद है और एक टाइप संक कॉस्ट। काफी कंफ्यूजन होता है संक कॉस्ट में। संक कॉस्ट क्या है? ये संक कॉस्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा संक कॉस्ट क्या होता है। देखो, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कंपनी एक बार स्पेंड करती है, उस कॉस्ट को कंपनी रिकवर नहीं करती है। ठीक है, यानी ये संक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कंपनी एक बार स्पेंड करती है तो कभी कभार उस कॉस्ट को वो रिकवर नहीं करती है, यानी वो रिकवर नहीं कर पाती है उस कॉस्ट को, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। यानी कॉस्ट विच अ कंपनी स्पेंड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक, यानी जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं उस कॉस्ट को हम संक कॉस्ट बोलते हैं। यानी कॉस्ट विच वी स्पेंड वन टाइम, cost which we spend one time and cannot be recovered back, यानी जिसको हम recovered cannot be recovered back, यानी संक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसको हम एक बार स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, फिर उसको हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, फॉर एग्जाम्पल जो एडवर्टीज एक कंपनी करती है, एक एडवर्टीजमेंट वो निकालती है ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो चले, लेकिन ये भी हो सकता है एडवर्टीजमेंट करने के बावजूद भी उसका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता है, लेकिन एक तरह का कॉस्ट वो बियर करती है अपना एडवर्टाइजमेंट पे, जो उसको कॉस्ट हो रहा है वो उस कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाती है, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। कॉस्ट व्हिच वी स्पेंड वन टाइम एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक इज कॉल्ड द एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, मेरे पास एक कंपनी है, मैंने फॉर एग्जांपल इबारा मार्कर लॉन्च किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट इसकी की, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं चला, और उसका क्या मतलब है, मैं जो मेरी जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है मैं उसको रिकवर नहीं कर पाता हूं, उसको बोलता हूं संक कॉस्ट। या मेरा प्रोडक्ट चला, लेकिन मेरा प्रोडक्ट चलने के बावजूद भी मैं सिर्फ इसका प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवर कर पाता हूं,
एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में रिकवर नहीं कर पाता हूं, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होता है जिसको हम एक बार खर्च करते हैं और उसको हम रिकवर नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। यानी वो कॉस्ट जो एक कंपनी, जो एक फर्म, जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट एक बार करता है, फिर इसको बैक नहीं कर पाता है, रिकवर नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। कंपनी एक है, उसने एडवर्टीजमेंट की, उसने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, लेकिन उसका प्रोडक्ट उतना नहीं चला और उसने इस कॉस्ट को, यानी इस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाया। जब इसने इस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएगा, तब हम बोलेंगे ये एक तरीके का सम कॉस्ट बन गया। यानी सम कॉस्ट क्या है? ये एक तरीके का कॉस्ट है जो कंपनी एक बार खर्च करती है लेकिन रिकवर नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ठीक है, दिस इज अबाउट द सम कॉस्ट। इसके पास हमारे है शॉर्ट टर्म कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है, दिस इज अबाउट द सम कॉस्ट। अब है हमारे पास शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट और है हमारे लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉन्ग रन, ठीक है। शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट आपने समझा है। शॉर्ट रन वो पीरियड ऑफ टाइम है जहां पर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और एक फैक्टर हमारा वेरिएबल होता है। यानी उस तरह से शॉर्ट रन में एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होता ही है, दूसरा हमारा होता है इसमें वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा एक तरह का और एक कॉस्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, टोटल कॉस्ट भी होता है। अगर हम और फर्दर इसको डिवाइड कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम अगर हम फर्दर में जाएंगे, हम वहां से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, AFC, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और मार्जिनल कॉस्ट भी होता है। यानी शॉर्ट रन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो टोटल कॉस्ट बनता है। फिर फर्दर हम डिवाइड करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। सो दीज आर ऑल द शॉर्ट रन कॉस्ट्स, बिकॉज इन शॉर्ट रन वी हैव ऑल द फैक्टर्स एक्सेप्ट वन फैक्टर फिक्स्ड। हमारे शॉर्ट रन में सारे फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है। सो वेरिएबल कॉस्ट भी होगा वहां पे, फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा वहां पे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट भी होगा और मार्जिनल कॉस्ट भी होगा, ठीक है। और लॉन्ग रन का क्या कॉन्सेप्ट है? लॉन्ग रन का मतलब है जब हमारे सारे फैक्टर क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। सो यहां पर हमें वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट। यानी लॉन्ग रन में हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है और वही वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट होता है। यहां पर वेरिएबल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट होता है। कहां पर? लॉन्ग रन में, क्योंकि यहां पर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। सो जो भी कॉस्ट हम बियर करेंगे लॉन्ग रन में वो वेरिएबल होगा या टोटल कॉस्ट होगा। यानी वेरिएबल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट है। और यहां पर हमें एवरेज कॉस्ट भी होगा, यहां पे हमें एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट भी होगा यहां पे। So these are the costs in different time period. यानी शॉर्ट रन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट होगा। लॉन्ग रन में सारे जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी वेरिएबल कॉस्ट ही लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट होता है, या एवरेज कॉस्ट भी हो सकता है, और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट भी प्रेजेंट है कहां पे? लॉन्ग रन में। सो दीज आर द कॉस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड, यानी शॉर्ट रन कॉस्ट्स और लॉन्ग रन कॉस्ट्स। अब हम इन कॉस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी फिगर्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और टोटल कॉस्ट क्या होता है। फिर आगे वाले लेक्चर में हम बाकी कॉस्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो वी विल डिस्कस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा है, हम डिस्कस करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हम करेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में, ठीक है। देखो टोटल कॉस्ट जो होता है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को मिला के जो हमें कॉस्ट मिलता है उसको बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ये कांस्टेंट रहता है जब हम आउटपुट अपना चेंज करते हैं, यानी आउटपुट के चेंज होने से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने से चेंज होता है, ठीक है। ये हम समझेंगे, एक टेबल हम लेंगे वहां पे हम ये समझेंगे किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, एक तो क्वांटिटी हम लेंगे, दूसरा हम लेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है, तीसरा हम लेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और हम लेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी में हम समझेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल 0 यूनिट्स वो यूज करती है, टोटल कास्ट उसका है उस वक्त 100, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कास्ट उसका है 100 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि फर्म प्रोडक्शन ही नहीं कर गई, लेकिन कॉस्ट उसको हो रहा है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर है इस वक्त किसके, टोटल कॉस्ट है, क्योंकि वहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तब हम इंक्रीज होगा जब हम आउटपुट को बढ़ाएंगे, ठीक है, आउटपुट को इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला यूनिट जब यूज किया, पहला आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो फॉर एग्जांपल मेरा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 100 है, वो 100 ही रहेगा क्योंकि फिक्स्ड है। आउटपुट चेंज करने से फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है। तो मेरा फॉर एग्जांपल टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 आया, जब मैं और एक यूनिट यूज करूंगा मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30 आएगा, जब मैं और एक यूनिट यूज करूंगा मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50 आएगा फॉर एग्जांपल, फिर 90 आएगा फॉर एग्जांपल, कुछ भी आप ले सकते हो जो आपकी मर्जी है, 140 फॉर एग्जांपल या 150, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में 100 मानूंगा, 100 100 100 100, ठीक है। टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे मुझे 120 मिलेगा, 130 मिलेगा, 150 मिलेगा, 190 मिलेगा, 240 मिलेगा। तो जब मैं दूसरा प्रोडक्ट दूसरा आउटपुट प्रोड्यूस करता हूँ, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, जब चूंकि मैं यहाँ पे आउटपुट बढ़ा रहा हूं तो मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। देखो 20 30 50 90 40, मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है आउटपुट बढ़ने से, लेकिन मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये कांस्टेंट रहता है। देखो आउटपुट 0 है, कॉस्ट फिर भी है 100, आउटपुट 1 है, कॉस्ट है 100, और इन दोनों को मिला के जो मुझे कॉस्ट मिलता है उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और जो ही आउटपुट बढ़ता है टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। पहले 100 था, फिर 120 हो गया, फिर 130 हो गया, फिर 150, फिर 190, फिर 120, यानी आउटपुट बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, मेरा टोटल कॉस्ट भी बढ़ता है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। पहले जब मैं आउटपुट बढ़ाता हूं, 0 पहले होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां से 20 मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर 30 बढ़ गया, ठीक है। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे कितना इंक्रीज हुआ, 10 का इंक्रीज हुआ, 10 का यहां पे इंक्रीज हुआ, यानी इंक्रीज टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले मुझे इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट, विद डिक्रीजिंग रेट, यानी आउटपुट बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन पहले पीरियड में इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। देखो 10 से यहां पे इंक्रीज हुआ, 20 30, फिर 30 40 50, 20 से ये इंक्रीज हुआ, यानी बाद में जो ये बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है पहले, जो ही मैं आउटपुट को बढ़ाता हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है, लेकिन पहले वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, यानी बढ़ने की जो उसकी स्पीड है वो कम है, बाद में बढ़ने की स्पीड ज्यादा बढ़ती है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, वही इंक्रीज आउटपुट बियॉन्ड द 2 लेवल। जब मैं 2 से ज्यादा आउटपुट करता हूं मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट पहले कितना था 20, तो इसमें 20 का इंक्रीज हुआ, फिर फॉर एग्जांपल 10 का इंक्रीज हुआ, फिर 20 का इंक्रीज हुआ, फिर 50 60 70 80 40 का इंक्रीज हुआ। टोटल कास्ट की सेम पोजीशन यही है, वो भी इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट, पहले फिर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, और फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है चाहे कोई भी आउटपुट ले। अगर आउटपुट 0 है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो अगर आउटपुट में इंक्रीज करूंगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, जो पहले था वो बाद में भी रहेगा, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन आउटपुट, एंड व्हाइल टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट के बढ़ने से मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, दूसरा पॉइंट मैं ये भी बता सकता हूं, वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता है, व्हाइल टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरीज इन शॉर्ट रन। वेरिएबल कॉस्ट वेरी होगा, फिक्स्ड कॉस्ट वेरी नहीं होगा शॉर्ट रन में, ठीक है। इफ आउटपुट इज 0, अगर आउटपुट 0 होगा, यहां पे है आउटपुट 0, अगर आउटपुट 0 होगा total variable cost will also be 0. Output 0, total variable cost is also 0. But total fixed cost be something and output is 0. अगर output 0 होगा, total fixed cost कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन अगर output 0 होगा, variable cost भी 0 होगा। और जो total fixed cost है, इसकी shape है horizontal, यानी parallel to x axis, while total variable cost is inverse S shape, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स में नोट डाउन आप कर लीजिए, मैं ये लिखूंगा यहाँ पे। पहला पॉइंट मैं इसको रब करूंगा पहले,
यानी ये मैंने आपको ग्राफ टेबल में दिखाया किस तरह से ये इंक्रीज होता है। पहला पॉइंट अब याद रखो इसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट अब याद रखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम एज आउटपुट चेंजेस। आउटपुट के चेंज होने से फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है, while total variable cost, while TVC changes as output changes। पहला पॉइंट एज आउटपुट चेंजेस, ये मैंने चेंज यहां पे दिखाई। जो ही आउटपुट चेंज होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट आल्सो चेंजेस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड, यहां पे लिखूंगा मैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिड नॉट चेंज इन शॉर्ट रन। यानी शॉर्ट रन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहां पे चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, while total variable cost changes in short run। वो शॉर्ट रन में चेंज होता है, टेबल में मैंने दिखाया किस तरह से चेंज हो रहा है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अब याद रखो, तीसरा पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ आउटपुट इज जीरो, इफ आउटपुट इज जीरो, अगर आउटपुट जीरो होगा, इफ आउटपुट इज जीरो, इफ आउटपुट इज जीरो, तो इफ आउटपुट इज जीरो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आल्सो जीरो। यहां पे दिख रहा है आउटपुट जीरो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज समथिंग। At the level of zero output level, TFC is also zero, but total fixed cost is something। यानी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ होगा जीरो आउटपुट लेवल पे, ठीक है। और जो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, दूसरे इसके कुछ नाम है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। किसको? TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे हम पहले। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, अदर नेम्स है इसके इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट किसके? फिक्स्ड कॉस्ट के। एक तो है इसका इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ये किसके नाम है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के, कंफ्यूज नहीं होना। अनअवॉइडेबल कॉस्ट और एक नाम है इसका, अनअवॉइडेबल, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट किसको बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को, ओवरहेड कॉस्ट। यानी ये कुछ नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के, इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इसके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यहां पे मैं लिखूंगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कुछ नाम है, इसके नाम है, और एक नाम है इसका डायरेक्ट कॉस्ट। क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट, इसका है डायरेक्ट कॉस्ट, अनदर नेम, इसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, इसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, and total fixed cost is known as indirect cost, supplementary cost, unavoidable cost, overhead cost। किसको? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी हम बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। किसको? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। अब हम इसको टेबल में देखेंगे, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम एक फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है, सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व की शेप इस तरह से, ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल हम आउटपुट लेते हैं, यहां पे हम कॉस्ट लेते हैं, सो दिस इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो आउटपुट कुछ भी हो, कॉस्ट फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, आउटपुट चेंज हो रहा है लेकिन कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है और एक, इसको मैं पहले रब करूंगा, इसको मैं पहले रब करूंगा,
क्या है हमारा, अब है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। यानी पहले ये इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर ये इंक्रीज होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी इसकी शेप है इनवर्स एस शेप। किसकी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप है वो इनवर्स एस शेप है, वो है इनवर्स एस शेप। यानी इनवर्स एस शेप किसकी शेप है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी यहां तक रेड से मैं बनाऊंगा, यहां तक ये इंक्रीज हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, यहां से ये इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। यानी ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व है और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व है। यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप है कर्व की वो इनवर्स एस है, इनवर्स एस है। और अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, वहां पे हमें निकलता है टोटल कॉस्ट। यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, वहां पे जो हमें कर्व मिलती है वो है टोटल कॉस्ट कर्व। इन दोनों कॉस्ट को मिला के जो हमें कर्व मिलती है वो है टोटल कॉस्ट कर्व। अब हम इन तीनों कॉस्ट को एक ही डायग्राम में दिखाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक ही डायग्राम हम लेंगे और इसको हम एक ही डायग्राम में इसको तीनों कॉस्ट को हम दिखाएंगे। देखो ये है एक, यहाँ पे है यूनिट्स, यहाँ पे है कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की करो, शाबाश, फिक्स्ड कॉस्ट की करो इस तरह से, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की करो, आउटपुट जीरो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो। यानी इसकी शेप है इनवर्स एस। यानी पहले जब हम आउटपुट अगर जीरो होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो। यहां से ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इन दोनों को मिला के टोटल फिक्स्ड प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या हमें देगा, ये हमें टोटल कॉस्ट देगा। लेकिन टोटल कॉस्ट अगर आउटपुट जीरो होगा, आपने टेबल में देखा होगा, आउटपुट जीरो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सो ये यहां से ही शुरू हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट पहले क्या इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। दिस इज टोटल कॉस्ट कर्व। This line starts from this point because when output is zero, total variable cost is zero. When output is zero, total fixed cost is something. That's why the total fixed cost curve starts from this portion. And from this point, total cost is also starts. Why? Because when output is zero, total cost is called total variable cost. Output zero, जब आउटपुट जीरो होगा उस वक्त टोटल कॉस्ट बराबर होगा TFC के। ठीक है, जब आउटपुट हमारा आउटपुट जीरो, total cost is called total variable cost because output zero, total variable cost is also zero. Output zero, total fixed cost is something. ठीक है, that's why these are the curves of the total cost curve, total variable cost curve and total fixed cost curve. And both the total variable cost curve and total cost curve is average fixed cost, but the total fixed cost is a straight line parallel to x-axis. And when we add total variable cost plus total fixed cost, we will get total cost curve. And the shape of the total cost curve is inverse S shape. And the shape of the total variable cost is also inverse S shape. And the shape of the total variable cost is horizontal parallel to x-axis. This is all about the short run costs, total cost, total fixed cost and total variable costs. इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उनके बारे में हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो, इनकी शेप्स के बारे में याद रखो, आउटपुट चेंज होगा, कौन सा कॉस्ट चेंज होगा, किस कॉस्ट को क्या कौन कौन से नाम है, ये आप याद रखो। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम बोलते हैं, मैं रिपीट करूंगा, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं। किसको? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट्स। ये पहला लेक्चर था कॉस्ट के, जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है उसका पहला लेक्चर था। इसके बाद हम वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके रिलेशन हम देखेंगे। ये आप याद रखो। थैंक यू सो मच।